अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। क्वेश्चन इस चैप्टर में हम जो कवर करेंगे वो होंगे 2.23 से लेकर 2.55 तक। बाकी के तमाम जो सवालात हैं इससे पहले कि हम आपको दूसरे लेक्चर्स में समझा चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ले सकते हैं। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सवाल हमने जो लिया है वो है 2.23 और इसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग केसेस। 2.23 के अंदर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिसके अंदर से हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिया है 2:3 इज इक्वल्स टू 4:x। सोल्यूशन की तरफ हम आए, इसको हमने सबसे पहले स्टेप के ऊपर एज इट इज उतार लिया, यानी कि 2:3 इज इक्वल्स टू 4:x। हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि 2:3 का मतलब होता है 2/3। इसी तरीके से 4:x का मतलब होता है 4/x। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने रेशियो से कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, और इसके बाद हम इसमें सिंपली इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि चीज़ हमने यहाँ पे करके दिखाई। तो 2 और x मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बन जाएंगे 2x और 3 × 4 हमारे पास हो जाएगा 12। इसके बाद हमने, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, हमें सवाल में यही रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ पे से x को जो है अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए हमने 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे जाके 2 डिवाइड हो गया। 3 4 जो 12 आया था, इस तरीके से 12/2 आ गया आंसर। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 6 12, और इस तरीके से हमारा आंसर बना x इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट यहाँ पे 2.23 का हमने फोर्थ पार्ट लिया है इसका, और इसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है x की वैल्यू मालूम करनी है, और हमें दिया हुआ है सवाल 9:x इज इक्वल्स टू 27:30। इसको सोल्यूशन के अंदर लाके हमने एज इट इज इसको यहाँ पे उतार लिया है। अब इसके बाद हमने इसको जो हमारे पास रेशियो की फॉर्म में था उसको हमने फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया, यानी कि 9/x कर दिया और 27/30 कर दिया। इसको हम x/9 अगर कर लिखते हैं तो हमें इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भी 30/27 करना होगा, ठीक है, जो कि आपकी बुक में मेंशन जिस तरीके से है वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने सिंपली इसको 9/x और 27/30 कर दिया। अब दोबारा से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इस तरीके से 9 × 30 हमारे पास आ जाएगा और 27 × x यानी कि 27x हो जाएगा। अब हमने शफल कर लिया इसको, 9 × 30 मल्टीप्लाई होकर 270 बना, और उसके बाद 27x पे एज इट इज आया हुआ था। यहाँ पे हमने x को अकेला करना है, तो 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे आके ये 27 डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से 27 1 × 27 और इसके साथ जो 0 था वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, ठीक है, और आंसर हमारे पास बना x इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है 2.24 और इसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ x इज टू y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया यहाँ पे दिया था, इसका फर्स्ट पार्ट 5x इक्वल्स टू 3y, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ हम आए, सोल्यूशन के अंदर हमने सबसे पहले एज इट इज इसको उतार लिया 5x इक्वल्स टू 3y। x को सेपरेट करना है, हमने x को सेपरेट करा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3y/5 हो गया। इसके बाद क्योंकि हमने जो रेशो मालूम करना है वो x इज टू y का मालूम करना है, तो यहाँ से हम y को भी अलहदा करेंगे, यानी कि y को हम शिफ्ट कर देंगे इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे। तो y जब शिफ्ट हो जाएगा इक्वल्स टू की दूसरी साइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे यह जाएगा x/y इज इक्वल्स टू 3/5, और यही हमारा जो रिक्वायर्ड रेशो था, यानी कि x/y को हम लिख सकते हैं x इज टू y, और इसको हम इक्वल्स टू 3:5 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 2.24 का फोर्थ पार्ट लिया गया है, और इसके अंदर भी हमने x इज टू y का रेशो मालूम करना है। तो सिंपली इसके अंदर भी हमने सबसे पहले जो हमारा पार्ट दिया हुआ था 7x - y/y इज इक्वल्स टू 4/3। अब यहाँ पे भी देखिए हमने वही काम करना है, x इज टू y को सेपरेट करना है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमने सवाल उतार लिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे इनकी कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि 3 जो है यहाँ पे जाके 7x - y से मल्टीप्लाई हो गया, और इस तरीके से y वहाँ पे जाके 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 4y बन गया।
इसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन हमने करी तो बना 3 7 21x और 3 y 3y इक्वल्स टू की दूसरी तरफ से आए तो वो 4y था, इसको हमने नहीं छेड़ा, एज इट इज रखा। इसके बाद हमने यहाँ पे x को अकेला करना है, हमने x को अकेला करने के लिए 21x को यहाँ छोड़ दिया, बाकी जो 3y की टर्म थी माइनस में ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ चली जाएगी और ये प्लस का 3y बन जाएगा। ठीक है, 4y प्लस 3y किया 7y बन गया। अब देखें आप यहाँ पे इस स्टेज पे आके एक हमारे पास 21x है और दूसरी साइड पे हमारे पास 7y है, तो सिंपली हमने यहाँ पे y को शिफ्ट करना है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ और x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और 21 को हमने शिफ्ट करना है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, यानी कि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 21 वहाँ जाके डिवाइड हो गया और सेम यही काम y के साथ भी हुआ, y वहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया और इस तरीके से x अपॉन y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 21 आ गया। और 7 और 21 आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आएंगे, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। इस तरीके से x is to y का आंसर हमारे पास आ गया 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है 2.25। इसके अंदर कहा जा रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:7 इफ द फर्स्ट इज 45 फाइंड द अदर। ठीक है, यानी कि दो नंबर दिए गए हैं जो कि रेशियो उनका क्या है 9:7 और एक नंबर उन्होंने बता दिया कि 45 है, आप दूसरा नंबर आपने मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ हम आए। सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोजिशन कर लेनी है, लेट सपोज सेकंड नंबर इज x। ठीक है, सिंपली वही काम कर रहे हैं जो हम अपनी छोटी क्लासेस में भी करते थे मैथ्स के अंदर, कि अगर एक नंबर फाइंड करना है और दूसरा नंबर दिया हुआ है तो हम उसकी सपोजिशन कर लेते थे, उसको x y या कुछ भी हम कोई भी वेरिएबल से सपोज करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ किया। तो इस हिसाब से 9:7 इज इक्वल्स टू 45:x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास क्योंकि सेकंड नंबर हमने x सपोज किया हुआ है। नेक्स्ट हमने इसको रेशियोज में दिया हुआ था, हमने इसको सिंपली फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 9/7 इज इक्वल्स टू 45/x हो गया। दोबारा से यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये हो जाएगा 9x और दूसरी साइड पे आ जाएगा 45/7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45/7 तो बन जाएगा 315 और दूसरी साइड पे हमारे पास था 9x। x को सेपरेट करना है, 9 को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया और 9 को दूसरी साइड पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा और इसके आंसर में आ जाएगा 35। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द अदर नंबर इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है 2.28 और इसके अंदर कहा जा रहा है इफ x is to y is equals to 2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x minus y upon 2x plus 3y। अब यहाँ पे दोबारा से x is to y यानी कि x upon y की वैल्यू दी हुई है 2/3 और यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है और इसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज को पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपली हमने सबसे पहले सवाल उतारा, सोल्यूशन लिखा और x is to y जो हमारा गिवन रेशियो था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, x upon y करा इज इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा। x को यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को सेपरेट कर लिया जाता है, या तो आप y को सेपरेट कर लें या फिर आप x को। x हमारे पास यहाँ पे सेपरेट करना ईजी रहेगा इसलिए हमने यहाँ पे x को सेपरेट किया और y को हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ इस तरफ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2y/3 आ गया। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है x की इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इस वैल्यू को हमने पुट करना है जो हमारे पास सवाल के अंदर दी हुई थी क्वेश्चन। ठीक है, तो वी हैव 5x minus y upon 2x plus 3y, ये सवाल हमने यहाँ पे उतार लिया। पुट वैल्यू ऑफ x, अब जो x की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ y मालूम करी थी वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, यानी कि 2y/3 आ जाएगा x की जगह पे, माइनस y लिखा और अपॉन में हमारे पास 2x plus 3y था, दोबारा से हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी 2y/3 plus 3y। इसके बाद हमने सिंपली इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है मल्टीप्लिकेशन कर ली, 10y minus 3y/3 हो गया एलसीएम लेने के बाद, और इसी तरीके से 4y plus 9y हो गया अपॉन 3 एलसीएम लेने के बाद। 10 में से 3 माइनस करें तो ये बने हमारे पास 7y/3 और 4y में 9y प्लस करें तो हमारे पास आ गए 13y/3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक 3 हमारे पास यहाँ मौजूद है, एक 3 यहाँ मौजूद है, तो इन दोनों 3s को हमने आपस में कर देना है कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 7y/13y। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक ही कॉमन चीज़ आ रही है वो है y, तो y to y हमने कैंसिल कर दिया और आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/13।
2.32 लिया है हमने यहाँ पे। फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 7:12 सो दैट द ग्रेटर एक्सीड्स द लेस बाय 275। सोल्यूशन की तरफ आए। इसके अंदर भी हम सपोजिशन करेंगे। लेट्स सपोज x एंड y आर टू नंबर्स, देन x/y इज इक्वल्स टू 7:12। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी जो सपोजिशन जो हमें रेशियो दिया हुआ था 7:12, उसके हमने इक्विवेलेंट कर लिया x/y को। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा से इसको फ्रैक्शंस में हमने जब चेंज करा तो ये हो जाएगा x/y इज इक्वल्स टू 7/12। जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में काम किया था, x को हमने सेपरेट करना है, y को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7y/12 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है सो दैट द ग्रेटर एक्सीड्स द लेस, ठीक है, जो ग्रेटर है वो एक्सीड्स द लेस बाय 275। हमने एक को हमने सपोज कर लिया कि y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो इस हिसाब से हम y में से माइनस करेंगे x, तो हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 275 के। सिंपली हमने अरिथमेटिक इक्वेशन को यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब इसकी को हम फॉलो करते हुए ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी को फॉलो करते हुए हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। हमने रखा पुट x इज इक्वल्स टू 7y/12, जो कि हमने इन टर्म्स ऑफ y वैल्यू मालूम करी थी। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम रख देंगे, यानी कि y माइनस 7y/12 इज इक्वल्स टू 275। अब यहाँ पे आपने सिंपली एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बनेगा 12y माइनस 7y/12 इज इक्वल्स टू 275। ठीक है, अब इस स्टेज पर आके आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से कि यहाँ पे 12y और 7y है, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे और 12 को हम शिफ्ट कर देंगे 275 के पास। ठीक है, तो हमने यही काम किया यहाँ पे। 12 में से 7y माइनस करा तो 5y बना हमारे पास, और इसके बाद 275 जब शिफ्ट हो गया था, 275 के बाद जब 12 शिफ्ट हो गया था तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ गई। y को सेपरेट करना है, y के पास से हम 5 को शिफ्ट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 275 मल्टीप्लाई बाय 12/5 हो गया, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 हो जाएगा, यानी कि 55 इंटू 12 आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 660। नेक्स्ट हमें वैल्यू मालूम करनी है x की। x की हमने इन टर्म्स ऑफ y मालूम की हुई थी वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 7y/12। अब देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम। y की वैल्यू की जगह हम 660 रख देंगे और 7/12 हमारा एज इट इज आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, 7 इंटू 55, 12 में से हम 660 को कैंसिल करेंगे तो 55 बन जाएगा। 55 टाइम्स जाता है और 7 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको मालूम कर लिया 385। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू x की आ गई 385 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 660। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शन को समझ लें। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, कि दो रेशियोज हमें जब दिए हुए, अभी तक हम रेशियो की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास दो रेशियो दिए हुए हैं और उनकी इक्वालिटी आपने रखनी है तो वो चीज़ हमारे पास कहलाती है प्रोपोर्शन। ठीक है, इट मे रिटन एज a/b इज इक्वल्स टू c/d, यानी कि एक रेशियो था हमारे पास a/b और दूसरा रेशियो था हमारे पास c/d। इन दोनों को हमने इक्वल कर लिया तो ये हमारे पास आ गई प्रोपोर्शनेट। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं a/b, और ये दो जो हमने कोलन के साइन लिए ये प्रोपोर्शनेट के साइन को डिफाइन करता है, और c/d ये अगर इसको हम इसके सब में से रेशियो के साइन हटा देंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा और वहाँ पे a/b और c/d आ जाएगा। अब देखिए, आप जब प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो प्रोपोर्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे और एक हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम देख लेते हैं पहले। अ प्रोपोर्शन इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन कॉज द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद ये होती है कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी चेंज आएगा, और अगर हम एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर ये रिलेशन साथ में सेम चल रहा है तो हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, द मोर बुक्स यू परचेज द मोर अमाउंट टू बी पेड, द लेस बुक्स यू परचेज द लेस अमाउंट टू बी पेड, यानी कि हम जितनी ज़्यादा बुक्स खरीदेंगे हमें उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, और हम जितनी बुक्स कम खरीदेंगे उतना हमें अमाउंट कम पे करना पड़ेगा। ये चीज़ कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि हम जितना ज़्यादा खर्च करें, हम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ ले रहे हैं हम उतना ही पे बैक जो करेंगे वो ज़्यादा करेंगे, और अगर हम कोई चीज़ कम मिकदार में या कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उसको हम जो पैसे हम उसके अदा करेंगे वो भी हमें कम करने पड़ेंगे। ठीक है, मज़ीद हम इसको सवालात से समझते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका।
अच्छा, इसको लिखने का तरीका यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट कैन बी रिटन एज एज टू बी इज इक्वल्स टू सी टू डी। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखा है यहाँ पे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क आएगा वो आपको अभी आगे पता चलेगा। यहाँ आप इसमें थोड़ा सा भी यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि हमने यहाँ पे ए इज टू बी ए अपॉन बी लिखा, उसके बाद हमने इक्वल्स टू की साइन डाली, सी इज टू डी को हमने यहाँ पे सी अपॉन डी कर रहा है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर हम उसको डी अपॉन सी कर देंगे क्योंकि वो इनवर्स है। राइट, अब यहाँ पे सवाल आ गया है, इफ अली कैन रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 3 days, देन बाय द सेम रेट हाउ मेनी पेजेस विल बी read in 11 days। अली अगर 30 पेजेस पढ़ रहा है 3 दिन के अंदर, तो उसी रेट के हिसाब से कितने पेजेस वो पढ़ेगा 11 दिन के अंदर। ठीक है, अब देखें आप इसके अंदर 30 पेजेस की बात हो रही है 3 दिन में, और अगर 11 दिन है उसके पास तो वो कितने पेजेस पढ़ चुका होगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका एक डाटा बना लिया और इसके अंदर हमने लिखा पेजेस और डेज का हिसाब। ठीक है, 30 पेजेस थे 3 दिन में और x पेजेस थे। अब x जो है हमारे पास हमें नहीं पता कि कितने पेजेस पढ़ रहा है, तो हमने सपोजिशन करी है यहाँ पे x पेजेस जो है वो 11 डेज में पढ़ रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे डेज जो है हमारे पास दोनों का जो है रेशो जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि 30 थे तो 3 डेज में, अब कितने हैं जो 11 डेज में, दोनों सेम रेट में बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे x अपॉन 30 कर लिया इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30 कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम x अपॉन 30 करा है इस वजह से हमने 11 अपॉन 30 करा है। अगर हम 30 अपॉन x करेंगे तो 3 अपॉन 11 करेंगे। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ या गलती सिर्फ उस वक्त आएगी अगर आप x अपॉन 30 करेंगे और 3 अपॉन 11 कर देंगे। ठीक है, तो वो इनवर्स रिलेशन आपका शो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा, सिंपली फिर इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन करी, दोनों को हमने इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो 3x आ जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से तो 11 इंटू 30 330 आ जाएगा। यहाँ पे हमने x को सेपरेट कर लिया, 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा जाके, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 और एज इट इज़ 0। तो इस तरीके से x इज इक्वल्स टू 10 आ गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अली रेड 110 पेजेस इन 11 डेज। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारी दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी कि पेजेस भी बढ़ गए और डेज भी बढ़ गए। 110 पेजेस हो गए 30 पेजेस से, और डेज 3 थे तो 11 हो गए। तो ये चीज़ कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि एक चीज़ के फ़र्क से दूसरी चीज़ भी बढ़े। अगर एक चीज़ के फ़र्क से दूसरी चीज़ कम हो रही होती तो वो चीज़ हमारी बन जाती इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट इंक्रीज इन वन कॉज डिक्रीज इन दी अदर और वाइस वर्सा द प्रोपोर्शन इज सेड टू बी इनवर्स। ठीक है, अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि किसी भी चीज़ की वजह से कोई भी इंक्रीज हो रहा है तो उसकी दूसरी साइड पे जो है उसके अंदर उसका अपोजिट रिएक्शन आएगा, यानी कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड पे कोई चीज़ लाजमी तौर से डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज एज टू बी एंड सी टू डी इज रिटन एज, अब उसको लिखने का तरीका देख लें आप कि एज टू बी को तो हमने लिखा ए अपॉन बी, फिर हमने इक्वल्स टू की साइन डाली, और सी अपॉन डी लिखने के बजाय हमने लिखा इसको डी अपॉन सी। तो यहीं से शो हो रहा है कि यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन आपस में इनवर्स है। 2.38 हमने यहाँ पे लिया है, 36 वर्कर्स बिल्ड अ हाउस इन 20 डेज। ठीक है, 36 वर्कर्स हैं जो कि एक हाउस बिल्ड कर रहे हैं 20 दिन के अंदर। हाउ मेनी डेज विल 18 वर्कर्स वर्किंग एट द सेम रेट टेक टू बिल्ड द सेम हाउस। अब अगर हम 36 वर्कर्स की जगह 18 वर्कर्स लगा देते हैं, कम कर देते हैं हम वर्कर्स, तो उनको कितना टाइम लगेगा, उसी स्पीड से वो लोग काम कर रहे हैं जिस स्पीड से 36 वर्कर्स कर रहे थे, लेकिन बंदे जो है वो कम हो चुके हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा उसी तरह का हाउस बिल्डअप करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना डाटा बनाया और इसके अंदर हमने लिखा डेज ऑफ वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज को रख दिया, 20 डेज लग रहे हैं 36 वर्कर्स को, और हमें नहीं पता कि कितने डेज, तो हमने उसकी जगह x ले लिया, और 18 वर्कर्स को लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये एक इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो देयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, हमने यहाँ पे इसको शो करा दिया कि 20 अपॉन x या x अपॉन 20, और दूसरी साइड पे 36 और 18 था, तो x, अब देखें आपने अभी तक हमने पीछे पढ़ा था x अपॉन 20 कर रहे थे तो 18 अपॉन 36 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिलेशन हमारा इनवर्स में है इस वजह से हम x अपॉन 20 तो करेंगे लेकिन 36 अपॉन 18 करेंगे, रिवर्स रिलेशन। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है,
अब इसके बाद सेम वही काम करना है हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे, 18x हो जाएगा और 20 इंटू 36 कर देंगे। इसके बाद फिर हमने x को यहाँ पे सेपरेट कर दिया, 18 को डिवाइड कर दिया और 36 इंटू 20 को जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 18 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 40 डेज। यानी कि हमें इससे पता चला कि अगर 36 वर्कर्स काम करेंगे तो एक घर बनेगा 20 दिन के अंदर अंदर, और अगर 18 वर्कर्स काम करेंगे क्योंकि वर्कर्स कम हो गए हैं तो दिन बढ़ जाएंगे, यानी कि 40 डेज होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रिलेशन था इनवर्स। इसके बाद हम बात करेंगे 2.46 की। 2.46 में कहा जा रहा है इफ 235 मैन कंज्यूम 517 किलोग्राम्स ऑफ वीट, तो 5.5 months है ये, हाउ मेनी मैन विल कंज्यूम 182 किलोग्राम्स ऑफ वीट इन 7 months। ठीक है, तो इसके अंदर आपने बताना है कि अगर 235 पर्सन जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं 517 किलोग्राम्स का वीट 5.5 months में, तो कितना कंज्यूम किया जाएगा 182 किलोग्राम्स ऑफ वीट इन 7 months। हमने डाटा बना लिया यहाँ पे, मैन, क्वांटिटी, टाइम। सबसे पहले हमने रखा मैन था 235, कंज्यूम कर रहे थे 517 किलोग्राम्स, ये केजी में दिया हुआ है यहाँ पे आपको, और टाइम इसमें लग रहा था 5.5 months का। ठीक है, तो 5.5 months को अगर आप कन्वर्जन करें इसमें, तो 5 होल नंबर 1/2 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 और 10 + 1 हो जाएगा 11/2। ठीक है, इसके बाद नीचे हमने सपोजिशन करी कि हमें मैन तो नहीं पता था कि कितने मैन कंज्यूम करेंगे 182 kg 7 डेज के अंदर, तो हमने x सपोज कर लिया मैन की जगह पे। अब देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन मैन एंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास आ रहा है मैन और क्वांटिटी के दरमियान, यानी कि क्वांटिटी जो है अगर बढ़ रही है तो इसका जाहिर सी बात है कि जो कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं वो भी बढ़ रहे होंगे। ठीक है, और अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन्स भी कम हो रहे हैं। 235 कंज्यूम कर रहे थे 517 लोग, तो कुछ क्वांटिटी या कुछ पर्सन जो हैं वो कम हुए हैं, इस वजह से क्वांटिटी जो है वो 182 पे आ गई है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है। अब अगर बात की जाए एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन मैन एंड टाइम, मैन एंड टाइम के साथ अगर हम देखें तो 235 पर्सन 5.5 months में कवर कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, और एक्स जो है वो 7 months में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उस हिसाब से बंदे अगर कम हो रहे हैं तो फिर वहाँ पे मंथ्स भी कम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मंथ्स जो है वो बढ़ गए, तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया, यानी कि एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है। सही, तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको एरो की मदद से आपको मजीद जो है समझाया गया है। 235 और x डाउन हो रहा है, डाउनवर्ड हमारे पास रिलेशन आ रहा है, 517 और 182 डाउनवर्ड रिलेशन है, और हम टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास बढ़ रहा है रिलेशन। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना शुरू करा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे x/235। ठीक है, x/235 करा, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसके साथ था उसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे, यानी कि 182/517, मल्टीप्लाई का साइन डाला, और इनवर्स रिलेशन था इसका टाइम के साथ, यानी कि होना तो चाहिए था 7/5.5, लेकिन हम इसका उलट करेंगे क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। हम 11/2 जो इसको हमने होल नंबर सॉल्व करके करा अपॉन 7/1। 1 हमने सिंपली क्योंकि हमने ऊपर वाले फ्रैक्शंस में रखे हैं तो नीचे भी फ्रैक्शंस में, अगर आप 1 नहीं लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, हम बाद में आगे जाके आपको इसको समझा देंगे। इनवर्स कर लिया हमने इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 182/5.7 ऐसे लिख लिया, 11/2 हमने लिख लिया, और 7/1 था इसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया, 1/7 हो गया, और जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई थी 235 की, इसको हमने शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया 235। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली इन सबको ऊपर वाली टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 470, और नीचे वाली टर्म्स को सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया 7238। इन दोनों को आप अपने कैलकुलेटर्स पे डिवाइड करके देखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 65 मैन, यानी कि 235 मैन से लेके 65 मैन जो हैं, जो हमने कम हो गए बंदे, तो उनकी कंजप्शन कम हो गई। पहले वो 517 kgs खा रहे थे, अब वो 182 kgs कंज्यूम कर रहे हैं। इनको पहले 5.5 months लग रहे थे ख़त्म करने में, अब उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि बंदे ज़्यादा हो गए, तब उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 7 months लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 65 मैन।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन. इन सिंपल प्रोपोर्शन वी इन्वॉल्व ओनली 2 रेशियोज. व्हेन मोर देन 2 रेशियोज आर इन्वॉल्व द प्रोपोर्शन इज सेड टू बी कंपाउंड. ठीक है. अब हम सिंपल रेशियो के अंदर हम 2 रेशियोज को आपस में कंबाइन कर रहे थे. अब अगर 2 से ज़्यादा रेशियोज आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो. ठीक है. द कंपाउंड रेशियो इज एक्सप्लेन्ड एज लेट a is to b is to c is to d and x is to f. ये हमने यहाँ पे लिखा दिया आपको. ठीक है. एक रेशियो है a is to b is to c is to d and x is to f. अब ये more than 2 हो गए हैं और 3 रेशियोज हैं ये. where x be the required quantity. और यहाँ पे बता दिया गया कि x जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है. तो हमने जब भी जो कोई भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उसको हमने सेपरेट करना होता है. तो इस स्टेप पे आके हमने इसको ऐसे जैसे लिख लिया कि x अपॉन f. उसके बाद हमने इक्वल्स टू की साइन डाली है. a is to b यानी कि a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय c is to d यानी कि c अपॉन d. ठीक है. इसके बाद इसके अंदर हम तमाम x इज इक्वल्स टू a अपॉन b इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय c अपॉन d मल्टीप्लाई बाय f कर दिया हमने इसको. Here it is assumed that all the proportions are direct. और यहाँ पे हमने assume करा है कि जो कुछ भी यहाँ पे proportions हैं वो आपस में सबके direct हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अब हमने लिया है यहाँ पे सवाल 2.49. If 9 men consume 120 kg of rice in 20 days, in how many days will 15 men consume 250 kg of rice? अगर 9 बंदे जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं 120 kg का राइस 20 दिन के अंदर, तो कितना टाइम लगेगा? हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे 15 बंदों को कंज्यूम करने में 250 kg ऑफ राइस. ठीक है. सबसे पहले हमने यहाँ पे तीनों को सेपरेट कर लिया. डेज हमारे पास गिवन है, क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है और मेन कितने पर्सन हैं वो हमारे पास गिवन है. 9 मैन थे वो लिखा हमने. कंजप्शन हो रही थी 120 kgs की और दिन लग रहे थे 20. ठीक है, ये लिख दिया. इसके बाद हाउ मेनी डेज, तो हमें डेज नहीं पता, हमने सपोजिशन कर ली. x विल 15 मैन 15 बंदे हैं कंज्यूम 250 kg ऑफ राइस. ये हमने लिख लिया. ठीक है. ये हमारा पूरा डेटा तैयार हो गया. अब अगर आप देखें देयर इज द इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन डेज एंड मैन. डेज और मैन को अगर आप देखें 20 दिन और 9 और x और 15 यानी कि 20 दिन जो है वो लग रहे हैं 9 बंदों को कंज्यूम करने में और क्या कितने दिन लगेंगे 15 बंदों को कंज्यूम करने में. ठीक है. एंड मैन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन डेज एंड क्वांटिटी. और अगर हम डेज और क्वांटिटी का प्रोपोर्शन देखें तो उसके अंदर 20 दिन लग रहे हैं 120 पर्सनस को और x जो है यानी कि कोई चीज़ उसके अंदर जाहिर सी बात है बंदे इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई है. ठीक है. अब इसकी सवाल की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हमने आपको पूरा इसको एरो की मदद से समझाया है कि प्रोपोर्शन कहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है और क्या डिक्रीज कर रहा है, उनका रिलेशन आपस में क्या है. अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे. क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो x है तो हम x को एक तरफ लिखेंगे, उसके रेशो को इक्वल्स टू की साइन और फिर हम बाकी की वैल्यूज को प्लेस करते चले जाएंगे. x अपॉन 20 हमने रखा. अब जिसका रिलेशन इनवर्स था उसको हम पलट के लिखेंगे रिवर्स में और जिसका हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन था उसको हम एज इट इज लिखेंगे. ठीक है. इनवर्स रिलेशन था हमारा डेज और मैन के दरमियान. ठीक है. और डायरेक्ट रिलेशन था हमारा इसमें. तो हमने x अपॉन 20 लिखा. इस हिसाब से हमने 250 अपॉन 120 भी लिख दिया. मल्टीप्लिकेशन की साइन हमने ली और इसको हमने 15 अपॉन 9 की जगह 9 अपॉन 15 क्योंकि हमारा x के साथ इसका रिलेशन जो है वो इनवर्स था. सही. इसके बाद हमने x को सेपरेट करना है तो हमने x को सेपरेट करने के लिए यहाँ से इसकी वैल्यू को जो 20 था वो हमने यहाँ पे से इसको शिफ्ट कर दिया. 20 इस तरफ आ गया और बाकी हमने 250 अपॉन 120 9 अपॉन 15 एज इट इज लिखा. ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 45,000 और नीचे वाली 120 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा 1800. इन दोनों को आपने सिंपली डिवाइड कर देना है और 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 1800 को जो हम डिवाइड करेंगे 45,000 से तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 25 डेज. यानी कि 20 डेज जो है वो लगे 120 kg कंज्यूम करने में 9 बंदों को और 25 दिन लगेंगे 250 kg राइस को कंज्यूम करने में 15 बंदों को. ठीक है. ये हमारे पास इसमें आंसर आ गया. इसके बाद अब हमने यहाँ पे लिया है 2.55. अ सोप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स इन 9 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स. एक सोप फैक्ट्री है उसको 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 9 दिन में प्रोड्यूस कर रही है और 20 मशीन्स हैं उनके पास. हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 12 डेज विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स. तो यूनिट्स जो है हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है या रिक्वायर्ड जो है हमने क्वांटिटी है कुछ भी कर लें आप इसको. ठीक है.
तो हमने इसको सेपरेट करके लिखना है। तो हमने लिखा सबसे पहले यूनिट्स, डेज और मशीन, सही। अच्छा, यूनिट्स 600 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, 9 दिन लग रहे थे 20 मशीन्स के ऊपर। एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं 18 मशीन्स के ऊपर। तो देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन यूनिट्स एंड डेज। अगर हम यूनिट्स और डेज को आपस में कंपेयर करें तो 600 यूनिट्स 20 मशीन्स और 18 कम हो रहे हैं, यानी कि बंदे भी कम हो रहे होंगे, ठीक है। एंड अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन यूनिट्स एंड मशीन्स। और अगर हम यूनिट्स और मशीन की बात करें तो उसके अंदर भी यही चीज़ आ रही है, ठीक है। सॉरी, यूनिट्स और डेज की हमने पहले बात करी, फिर अब यूनिट्स और मशीन की भी हम करें अगर, तो इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, 9 और फिर 12 हो रहा है, सही। यानी कि ये एक हमारा डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। इसको मजीद हमने एक्सटेंड किया है एरर्स की मदद से, ठीक है। अब इसके सवाल के हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे, क्योंकि तीनों प्रोपोर्शंस का यहाँ पे जो रिलेशन था वो आपस में डायरेक्ट था, तो हमने लिखा x/600 इज इक्वल्स टू 12/9, या इसको हम पहले लिख सकते हैं 18/20, कुछ भी हम आपस में कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर, सही। 18/20 लिख दिया और 12/9 लिख दिया। सिंपली यहाँ से हमने 6 को शिफ्ट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके, सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 129,600 डिवाइडेड बाय 20 into 9 180 आ गया। इन दोनों को आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा x इज इक्वल्स टू 720 यूनिट्स। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। इस चैप्टर के बाकी के सवालात आप इधर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर कॉमर्स के तमाम लेक्चर्स जो अब तक के अपलोड हो चुके हैं वो आप सबको सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।